नमस्कार, मैं हूं हर्ष शर्मा और आपका सभी दर्शकों का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। एमएसएमई डायरी में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध के कारण एलएनजी सप्लाई जो है वो बाधित होने से गैस की कीमतों में उछाल देखने को मिल रहा है। महंगी गैस के चलते देशों का जो कोल की ओर रुख है वो बढ़ रहा है। कोयले के दाम करीब 10 से लेकर 35% तक बढ़ गए हैं। इसका असर एसएमई इंडस्ट्री पर जो दिख रहा है उसका कितना गहरा इम्पैक्ट होता हुआ दिखेगा और बहुत सारी जो चीज़ें उसको आपको बारीकी से विश्लेषण करके आपके सामने लेकर आएंगे और इसमें हमारी मदद करेंगे दो दिग्गज मेहमान, जो कि फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम लोग बात करें जो फोरम फॉर ग्लोबल स्टडीज़ के फाउंडिंग डायरेक्टर संदीप त्रिपाठी जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही जयेश लॉजिस्टिक के जो सीएफओ हैं सुरेंद्र तिवारी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप दोनों को सर वेरी वार्म वेलकम, आपने अपना समय दिया हम लोगों को। और सबसे पहले हम चर्चा शुरू करें उससे पहले अपने दर्शकों को बताए थे कि शो में मुख्य तौर पर किन मुद्दों पर चर्चा होगी। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो अमेरिका ईरान तनाव खतरनाक मोड़ पर है। युद्ध से कोयले के दाम बढ़े हैं। दाम बढ़ने से स्टील और सीमेंट इंडस्ट्री की जो लागत है उस पर कितना दबाव होगा ये समझा जाएगा यहाँ पे। अगर हम दूसरी हेडलाइन की तरफ देखें तो इसके बाद ये जानेंगे कि एसएमई के प्रॉफिट मार्जिन पर कितना गहरा इम्पैक्ट हो सकता है। क्या आने वाले क्वार्टर्स में जो है वो दबाव और बढ़ता हुआ दिखेगा। अगर हम लोग आगे बढ़ें, आखिरी में आपको ये बताएंगे कि एमएसएमई सेक्टर के सामने क्या बड़ी चुनौतियां और सरकार क्या इसका हल को कुछ निकाला जा सकता है। सरकार की तरफ से कुछ यहाँ पे जो है सेफ्टी और सिक्योरिटी मेजर्स लिए जा सकते हैं, सब पर चर्चा की जाएगी। लेकिन सबसे पहले अब हम लोग यहाँ पे चर्चा की शुरुआत करते हैं, खोलते हैं। संदीप त्रिपाठी जी, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ही है यहाँ पर। ये सर बताइए कि ट्रंप ने जो अपने बल्कि कहीं पूरी दुनिया को एड्रेस किया है यहाँ पर और साफ तौर पे कहा कि ईरान में अब जो होगी वो तबाही देखने को मिलेगी, इस तरह की धमकी दी उन्होंने। ये बताइए सर, अब वो बात हो गई पुरानी की स्थितियों की, अब आगे आपको क्या दिख रहा है? युद्ध जाता हुआ किस तरीके से कहां तक दिख रहा है? अब देखिए, अब जो आने वाला जो फेज है ये बहुत ही आक्रामक होगा। बिकॉज यदि मैं ईरान की तरफ से बात करूं तो वो बार बार उसने कहा है कि ये जंग अंतिम निर्णायक जंग होगी और यहाँ पर सीज फायर टॉक किसी तरह के कोई स्पेस नहीं बचता है। और इसीलिए ट्रंप बाध्य होकर के ट्रंप ने बहुत कोशिश की है कि सीज फायर करने की कोशिश किया है। जब ट्रंप को लगा कि उसके जो टारगेटेड गोल्स थे नहीं पूरे हो पा रहे हैं तो उन्होंने कहा कि चलिए अब हम सीज फायर की बात करते हैं। वो भाषा अलग थी, उन्होंने कहा कि हमने सब कुछ अचीव कर लिया, बट यही समझ नहीं पाया कि आखिर अचीव क्या कर लिया। यदि अचीव कर लिया तो फिर किस बात के लिए अटैक अगला। तो एक तरह से एक द्वंद्व है, डिलेमा है लीडरशिप में अमेरिका में और स्पेशली ट्रंप में। और इसलिए बार बार उनका कही कहना है कि अब जो आने वाला अटैक होगा और भीषण होगा। और कल ही हमने देखा कि जिस प्रकार से ईरान में जो ब्रिज को उड़ाया गया और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर, जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक हो रहे हैं। और इसके बाद रिटेलिएशन ईरान की तरफ से हमने देखा। पूरा पूरा गल्फ कंट्रीज के कंट्री का एयरबेस छोड़िए, एयरबेसेस तो डिफरेंट पार्टीज के बाद वहाँ के जो होटल्स हैं, वहाँ के जो हॉस्पिटल्स हैं, टेक कंपनीज है, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, गूगल, ओरेकल, जितनी कंपनी है, मेटा, इनके ऑफिस को हम उड़ा देंगे। इसके बाद फिर वो उड़ाने चालू कर देंगे। यही काम ईरान की तरफ से, अमेरिका की तरफ से। तो बहुत ही पिन पॉइंटेड अटैक हो रहे हैं। आने वाला टाइम बहुत ही आक्रामक होने वाला है। एक एटलीस्ट 4 मंथ जो फॉर वीक कमिंग है वो बहुत ही आक्रामक होगा। इसके बाद मुझे लगता है धीरे धीरे फेज आउट होगा, क्योंकि ग्राउंड ऑपरेशन अमेरिका करेगा नहीं, करेगा तो उसको बहुत ही टेरिबल आउटकम उसको मिलने वाले हैं। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ग्राउंड ऑपरेशन में अभी तक का जो हिस्ट्री रही है यूएस की, वो बहुत ही एडवर्स थी, उसके कभी अनुकूल नहीं रही है। चाहे हमने वियतनाम को देखा, हमने अफगानिस्तान में भी देखा। और ईरान की जो तैयारी है, ईरान की जो ज्योग्राफी है, वो अलाउ नहीं करती है कि अमेरिका किसी भी तरीके का रिस्क ले। बट यदि वो ये भी करता है तो उसके और फिर ज्यादा ये जो युद्ध दूसरे फेज में जाएगा। अभी तो जो एयर स्ट्राइक्स हो रहे हैं, एयर वॉर, नेवी वॉर चल रहा है, लेकिन ग्राउंड ऑपरेशन होता है तो दैट विल ड्रामेटिकली चेंज द नेचर ऑफ वॉर। सो लेट्स सी क्या होता है। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। अच्छा सुरेंद्र तिवारी सर, आप कैसे देख रहे हैं इसको? अगर भारत के संदर्भ में देखा जाए तो आपको क्या लग रहा है कि परेशानी और बढ़ती हुई दिखेगी? क्योंकि हम लोग तो ये मान के चल रहे थे कि भाई अब जो है स्थितियाँ जो है सुलझेंगी। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया कि भाई अब हम लोग अपने सैनिकों को वहाँ से निकालेंगे, लेकिन ये तो हमेशा कहा जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप ऑलवेज चिकन आउट, हमेशा जो है वो धोखा दे देते हैं यहाँ पर। तो अब कैसे देख रहे हैं आप इसको? भारत के संदर्भ में किस तरीके से देखा जाए इसको? जी, तो भारत के संदर्भ में मैं 2-3 चीजें पहले रखना चाहूंगा।
पहली बात तो ये एक मिलिट्री जो चीज़ें हैं सिर्फ वहीं तक ये डायरेक्शनली नहीं जा रहा है, बल्कि एनर्जी सप्लाई का जो संकट पैदा हो गया है पूरे विश्व के लिए, वो एक बड़ा मुद्दा है आने वाले समय में। और जैसा अभी हमारे फेलो पैनलिस्ट त्रिपाठी जी कह रहे थे कि आने वाले समय में ये और बड़ा रूप लेने वाला है। भारत के संदर्भ में स्पेसिफिकली हमें समझ लेना पड़ेगा कि हम क्यों ज़्यादा अफेक्टेड हैं इससे। तो एक तो हमारा जो एनर्जी, जो हम लोग ऑयल, गैस और कोल, इन तीनों की बात करें तो इसकी हमारी क्षमता कितनी है और हम इंपोर्ट कितना करते हैं, इसको पहले समझ लेना पड़ेगा हमें, हमारे दर्शकों को। सबसे पहले ऑयल पर लगभग 90% के आसपास हम लोग इंपोर्ट करते हैं बाहर से। सिर्फ 10% के आसपास हमारे यहाँ लगभग अप्रोक्सीमेटली प्रोडक्शन होता है। इसके बाद गैस पर लगभग 50% आप समझ लीजिए कि हम डिपेंडेंट होते हैं बाहर से इंपोर्ट पर। और कोल में सिचुएशन कंपैरेटिवली मच बेटर है, जहां पर हम लोग सिर्फ 20 से 25% समझ लीजिए हम लोग डिपेंडेंट है बाहर के देशों पर। हमारा प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा है कोल का कंपैरेटिवली ऑयल और गैस में। तो जब हम इसकी बात करें कि असर किस चीज़ पर ज़्यादा पड़ा है, प्राइस का इन तीनों का अगर आप देखें तो प्राइस में ऑयल लगभग क्रूड ऑयल अब $110 पर बैरल बढ़ चुका है। पहले 75-80 का रेंज हुआ करता था जंग के पहले, 30 से 35% इजाफा हो गया है। सेकेंड प्रेशर है हमारा, समझिए कि गैस के दामों पर, जहां पर गैस 100% से ज़्यादा बढ़ चुका है, डबल। और अगर तीसरा कोल की बात करें तो कंपैरेटिवली कोल में 10 से 15% या लेटेस्ट थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़ सकता है, बट कोल सबसे लोएस्ट अफेक्टेड है एज फार एज रेट इंक्रीज इज कंसर्न्ड। नाउ इसका हमारे इंडस्ट्री और डोमेस्टिक चीज़ों पर क्या असर पड़ रहा है? तो डोमेस्टिकली सबसे ज़्यादा असर पड़ता है डायरेक्टली गैस से और ऑयल से। तो गैस को जो इंडस्ट्रियल जो गैस प्रोडक्शन है उसको सरकार ने पूरी तरह से प्रायोरिटी सेक्टर की तरफ मोड़ दिया है, जिससे कि हमारे घर में, आपके घर में एलपीजी की किल्लत न रहे, हॉस्पिटल्स में न रहे। और इसलिए इंडस्ट्रियल का प्रोडक्शन जो है सफ़र कर रहा है, उसमें कटौती हो रही है, बड़े हद तक कटौती हो रही है। इस कारण से एमएसएमई सेक्टर को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और आगे और भी बढ़ सकता है अगर ये संकट जारी रहा तो। जहाँ तक ऑयल की बात है तो भारत सरकार ने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर, पेट्रोल और डीजल पर कुछ कटौती की है 10 रुपए की, और वो एब्जॉर्ब किया एक्साइज ड्यूटी कट के थ्रू, इसको पास ऑन नहीं किया है। इस कारण से हमारे और आपके जेब में डायरेक्ट इम्पैक्ट तो नहीं पड़ रहा है अभी, लेकिन ये कितने दिन चलेगा ये देखने वाली बात है। बिल्कुल सर, तो आपने बहुत अच्छे से क्लैरिटी से रख दी हमारे दर्शकों के सामने कि क्या सिचुएशन है, किस तरह की स्थितियां बनती हुई दिख रही हैं। संदीप त्रिपाठी सर, आपसे मेरा सवाल आएगा कि मिडल ईस्ट से होने वाली जो नेचुरल गैस है, एलएनजी जो है, उसकी सप्लाई में साफ तौर पे हम लोग देख रहे हैं किस तरीके की बाधा देखने को मिल रही है। दुनिया भर के में जो गैस की कीमतें वो बढ़ रही हैं। जब गैस महंगी होती है तो यूरोप और एशिया के कई देश बिजली बनाने के लिए गैस की जगह कोयले को यहाँ पे स्विच जो है वो करते हैं, वहाँ पे इसका इस्तेमाल शुरू करते हैं। इस फ्यूल स्विचिंग की वजह से यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कोयले की जो मांग है और जो कीमत है यहाँ पे दोनों बढ़ते हुए दिख रही हैं। मैं एक रिपोर्ट भी देखा था मार्च 2026 के हिसाब से, युद्ध शुरू होने के बाद से अंतर्राष्ट्रीय कोयले की जो कीमतें हैं उसमें लगभग 15% का उछाल आया है। तो इसको कैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे, और ये क्या स्थितियाँ बनती हुई दिख रही हैं? देखिए, ये जो ड्रामेटिक चेंज आ रहे हैं हमारे ऑयल प्राइसेस में, एनर्जी, जितने भी एनर्जी कंजप्शन के सोर्सेस है वो सब इंटरलिंक्ड, उसका कहीं ना कहीं एक दूसरे का प्रभाव पड़ता है। और इसीलिए यदि आप के कंट्री में, या इंडिया नहीं, मैं दुनिया की बात कर रहा हूँ, जो ट्रेडिशनल सोर्स है, फॉर एग्जांपल कोल पावर जनरेशन करता है, ऑयल जो है आपको ट्रांसपोर्टेशन में जाता है, तो ये यदि ऑयल की शॉर्टेज हो रही है डेफिनेटली, तो उसका जो है इम्पैक्ट कोल पर पड़ेगा, कोल पर डिमांड बढ़ेगी। और ये इकोनॉमिक्स का रूल भी है कि यदि जो डेफिसिट होता है, सप्लाई डिसरप्शन होता है, तो सप्लाई डिसरप्शन होने से ऑब्वियसली मार्केट में जो है शॉर्टेज आएगी और डिमांड उतना ही, डिमांड में कभी कमी नहीं आएगी, डिमांड तो कांस्टेंट रहती है, तो ऑब्वियसली उसके दाम बढ़ेंगे।
अब सवाल इस बात का है कि कोल की आपने बात किया, इंडिया कोल के कंटेक्स्ट में हम 70 to 80% हमारा स्वयं का प्रोडक्शन, इंडिया एक अच्छी प्रोड्यूसिंग कंट्री है कोल प्रोडक्शन। तो एक राहत के लिए, रिलीफ के लिए है कि यस, कोल के मामले में हमारा एक अच्छा ठीक है। फॉर द टाइमिंग आप इस क्राइसिस से बाहर निकलने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार आपको उस क्राइसिस क्रिटिकल टाइम में प्राइस मैटर नहीं करता, क्रिटिकल टाइम में आपका सप्लाई इंपॉर्टेंट मैटर करता है कि सप्लाई हो रही कि नहीं। सपोज करो कि सप्लाई रेट 0% हो जाए, तब तो बहुत ही ज्यादा सिचुएशन वर्स हो जाएगी। उस कंडीशन में कोल की तरफ डाइवर्ट होना, ये मुझे लगता है कि इंडिया के प्रति जितने भी रिसोर्सेस हैं, हमने देखा कि ऑयल में हमारा 85 से 90%, दैट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन 85 to 90% हमारा डिपेंडेंसी है। और डिपेंडेंसी कहा, मैं आपको थोड़ा सा इसको फिगर आउट करूंगा। डिपेंडेंसी, पहला डिपेंडेंसी हमारा टिल द 50% मिडिल ईस्ट में है। हमने देखा सऊदी अरब, इराक, यूएई, ये कंट्री मेजर सप्लायर है ऑयल के, और तीनों तबाह है। तीनों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ऑयल का, पूरा तबाह कर दिया ईरान ने। तो जो सोर्सेस है, सप्लाई के सोर्सेस है, वो खुद तबाह हो गए हैं, पहला। सेकेंड, बचा को ये थोड़ा सा जो आपका जो सप्लाई चेन है, जो रूट है, शिपिंग जो रूट है, वो डिसरप्टेड है। इस पूरे हॉर्मुज, स्टेट ऑफ हॉर्मुज से हमारा जो ऑयल वहां से मिडिल ईस्ट से आता है, वो अराउंड 45 to 50% वहां से आता है, फर्स्ट। सेकेंड, अब दूसरे पर मैं आता हूँ, आपका रशिया पर आता हूँ। रशिया हमारा इस समय लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर रहा है पिछले 5 सालों से, रशिया यूक्रेन के वॉर के बाद। और वहां पर वो भी वॉर, एक वॉर ड्रिवन कंट्री है। आप इतना ज्यादा निश्चित मत हो जाइए कि सब कुछ रशिया से आपको ओवरनाइट मिल जाएगा। तो जो सोर्स है सप्लाई के, वो दोनों वॉर अफेक्टेड, चाहे मिडिल ईस्ट देख लीजिए या रशिया देख लीजिए। इस कॉन्टेक्स्ट में ये नेचुरल है कि कंट्री में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी, और उसके लिए प्रैक्टिकली, प्रैग्मेटिकली यू हैव टू बी प्रॉपरली केयरफुल। आपको तैयार रहना पड़ेगा। ये पैनिक नहीं है, ये व्यवहारिक होना, ये प्रैग्मेटिक होना है। पैनिक होने का अलग चीज है और व्यवहारिक होना अलग चीज। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। हाँ, अब आते हैं स्टोरेज पर। गवर्नमेंट ने बार बार कहा कि हमारे पास स्टोरेज है, फर्स्ट। सेकेंड है जो हमारा डाइवर्सिफिकेशन प्लान है। आज ही प्राइम मिनिस्टर आदरणीय मोदी जी और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो रशिया के हैं, देनिस मांत्रो, उनके साथ मीटिंग होती है, और रशिया ने ऑफर किया है कि हम वी विल बी कीप सप्लाइंग ऑयल एंड गैस, एलएनजी हम बढ़ा देंगे। इंडिया ने क्या किया है कि इस समय पूरा कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, प्लस जो लैटिन अमेरिका, अर्जेंटीना, जो कंट्रीज है, यहाँ पर अपना डाइवर्सिफिकेशन कर रहा है एलएनजी में। तो गवर्नमेंट के प्रयास पूरी तरीके से है कि शॉर्टेज ना हो पाए, सप्लाई चेन डिसरप्शन जो मिडिल ईस्ट का बना वो कहीं और बने, और कंट्री में जो अवेलेबल रिसोर्सेस है उस पर थोड़ा सा हमें फोकस करना पड़ेगा शॉर्ट टर्म के लिए। देखिए, मैं हमेशा कहता हूं, आज आप 185 गीगावाट कैपेसिटी है रिन्यूएबल एनर्जी की, ये रातों रात आपको 500 गीगावाट नहीं कर सकते। तो ये जो समय है, ये शॉर्ट टर्म अल्टरनेटिव का, शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन का है। इस समय बैठ करके हम रिन्यूएबल एनर्जी से सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे, 500 गीगावाट कर लेंगे, या जो भी डाइवर्सिफिकेशन प्लान है वो रातों रात कर लेंगे। इट इज नॉट फिजिबल, ये प्रैक्टिकली प्रैग्मेटिक नहीं है ये। हाँ, इतना जरूर है, हम जो चीजें हैं, अपने जो रिसोर्स है, फॉर एग्जांपल रशिया से हमारे कंटिन्यू आ रहा था, उसको हम अच्छे से, क्योंकि देखिए आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम बताते हैं, ऐसे सिचुएशन में रिलायबिलिटी ऑफ सप्लाई इज वेरी इंपॉर्टेंट है, कि जो सोर्स ऑफ सप्लाई है क्या वो रिलायबल है कि नहीं। और रशिया इस मामले में टॉप पोजीशन पर है कि रिलायबिलिटी है। और अभी थोड़ा बहुत आप देखें कि लिटिल बिट थोड़ा सा स्टेबल भी है वो सिचुएशन, चूंकि पूरी तरह से रशिया यूक्रेन शिफ्ट हो गया है, मिडिल ईस्ट में टेंशन जो है, तो वहां स्टेबल भी है। तो आप कह सकते हैं कि आपके पास एक रिलायबल पार्टनर है। और अभी जो हमारी करंट मीटिंग हुई, कमिटमेंट हुआ है, तो मुझे लगता है कि ये सारे पॉइंट्स जो रिलीफ देते हैं। और फिर से मैं कहना चाहूंगा आपके चैनल से, इतना ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। कंट्री में इतने रिसोर्सेस हैं और लीडरशिप पूरा प्रयास कर रही है कि वो चीजें मेंटेन रहें। हाँ, उसका असर पड़ेगा,
ये इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा, ये एक व्यवहारिक पक्ष है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और मैं बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स भी पढ़ रहा था जिसमें देखिए कंसर्न सातों पे हमने, आप देखिए कंसर्न उतना बड़ा उस लिहाज से नहीं, किस लिहाज से, देखिए पहले हम लोग रशिया से बहुत ही माइन्यूटली खरीदते थे जो क्रूड था। उसके बाद फिर हम लोगों ने इस चीज़ों को बढ़ाया जब यूक्रेन और रशिया के बीच में वॉर शुरू हुआ, ये नंबर बढ़ता हुआ दिखा। और उसके बाद फिर अमेरिका के कहने बंद हुआ, लेकिन फिर अब वापस शुरुआत हुई। और वॉल्यूम की दिक्कत नहीं है, वॉल्यूम आ जाएगा हमारे पास। जो प्राइस इंक्रीज़ हो रहे हैं वो एक कंसर्न है यहाँ पर, वो एक बड़ी चीज़ है। जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, और $118 प्रति बैरल के आसपास, और ख़ासतौर पर हम लोग देखें यहाँ पर तो वो 140-144 के आसपास भी दिख रहा है यहाँ पर। सर मैं आपके पास आऊँगा संदीप सर, लेकिन एक बार सुरेंद्र सर का मैं राय ले लूँ यहाँ पर, क्योंकि लॉजिस्टिक जो है यहाँ पर इनकी बहुत अच्छी गहरी पकड़ है लॉजिस्टिक और फ्रेट के मामले में। और यहाँ पे जो स्थिति है वो महंगी होती हुई दिख रही है बहुत ज़्यादा। मिडिल ईस्ट में तनाव के कारण यहाँ पे समुद्री रास्ते जैसे ओमान की खाड़ी है, फिर लाल सागर है, वो पूरी तरीके से हम लोग देख रहे हैं क्या स्थिति वहाँ पे बनती हुई दिख रही है। यहाँ पे जहाज़ों को अपना जो रास्ता है वो बदलना पड़ रहा है। यहाँ पर जो इंश्योरेंस है वो बहुत ज़्यादा महंगा होता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। और आप ये याद रखिए कि जो पीछे अमेरिका की तरफ से, ट्रम्प की तरफ से भी जो इंश्योरेंस आया था वो भी काम चला नहीं था वहाँ पर भी, उसके बावजूद जो इंश्योरेंस प्राइस काफ़ी हाइक होते हुए देखे थे। इससे समुद्री माल जो है वो साफ तौर पर महंगा हो रहा है, ढुलाई का जो चीज़ें स्थिति वो महंगी होती हुई दिख रही है। इंपोर्टेड कोल जो है, जो लैंडेड कॉस्ट होती है वो बढ़ गई है। तो सर किस लिहाज से देखा जाए, प्रधानमंत्री मोदी जी तो पूरे इस तरीके से उन्होंने गति को लेकर पूरी एक स्कीम चलाई यहाँ पर, और कोशिश करी कि भारत का लॉजिस्टिक जो है वो कम पड़े। अब तो इंटरनेशनल दबाव हो गया इस तरीके से, ये तो और स्थितियाँ जो है वो ख़राब होती दिखेंगी। कितना इम्पैक्ट देख रहे हैं आप खासतौर पे अगर कोल सेक्टर के हिसाब से देखा जाए यहाँ पर? तो जी, तो मैं इसमें दो तीन बातें रखना चाहूँगा। एक, इन जनरल लॉजिस्टिक्स कॉस्ट हमारे देश में हायर है कंपेयरिंग टू चाइना, कंपेयरिंग टू यूरोप, यूएसए। तो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट अपने आप में जीडीपी का लगभग 14% के आसपास लॉजिस्टिक्स कॉस्ट अगर हम समझें, जिसमें हमारे रोड मिनिस्टर हमारे गडकरी जी ने 25 अगस्त 2025 को ये एक्नॉलेज किया और अनाउंस भी किया कि हम लॉजिस्टिक्स कॉस्ट के ऊपर काम कर रहे हैं कि इसको रिड्यूस कैसा किया जा सके, रोड की कंडीशन को इम्प्रूव करके, अदरवाइज ऑल्सो, जिससे कि हम एक अपने इंडस्ट्री को कंपटीशन में बराबरी रख सकें अदर कंट्रीज में, सिंगल डिजिट में लाने का पूरा गवर्नमेंट का डायरेक्शन है, उसी तरफ बढ़ रहे हैं। अब अगर आए इस टेम्पररी जो अभी जो सीन चल रहा है, इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? यू हैव राइटली सेड, फ्रेट स्ट्रेस में है, इंश्योरेंस स्ट्रेस में है। अब इंश्योरेंस का अगर समझें, इस तरह के रिस्क में अगर वेसल्स उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरफ बढ़ रही हैं या उससे गुजरना है, तो कौन सी इंश्योरेंस कंपनी सेफ फील करेगी? अगर एक वेसल पर अटैक होता है और वो धराशायी हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो उसका करोड़ों रुपए का नुकसान, सैकड़ों करोड़ों रुपए का नुकसान इंश्योरेंस कंपनी को। इसीलिए रिस्क बढ़ेगा तो कॉस्ट बढ़ेगा, और ओवरऑल इन दोनों में आपको अपसाइड देखने को मिलेगा। इंटरनल अगर विद इन कंट्री बात करें, क्योंकि डीजल का दाम ज़्यादा इनफैक्ट बढ़ा नहीं है, अभी गवर्नमेंट ने एब्जॉर्ब कर लिया है जो भी बढ़ा था थ्रू कट ऑफ एक्साइज ड्यूटी। तो उस चक्कर में अभी आप समझ लीजिए कि हमारे जो डोमेस्टिक रोड ट्रांसपोर्टेशन है, जो कि लगभग 70% है टोटल ट्रांसपोर्टेशन का, फ्रेट का, उसमें अगर बढ़ोतरी होती है तो आप समझिए हर जगह इसका इम्पैक्ट आएगा, इंडस्ट्री पर आएगा, हमारे आपके जेब पर भी पड़ेगा। वो हो सकता है अभी पैनिक करने की जरूरत ना हो, लेकिन आने वाले समय में अगर ये लंबा खिंचा तो वो एक स्ट्रेस आपके सामने दिखेगा। कोल की बात करें, कोल एज ए रिप्लेसमेंट ऑफ गैस पूरी तरह से नहीं है। हाँ, क्योंकि गैस में सप्लाई भी कम है और आपका कॉस्ट भी बढ़ गया है बहुत ज़्यादा, मोर देन 100%। तो इसीलिए इलेक्ट्रिक जनरेशन के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, या फिर कई और प्लांट में जहाँ पर गैस को रिप्लेस करके कोल की तरफ हम जा सकते हैं, वो अटेम्प्ट ऑलरेडी हो रहे हैं। और लेकिन कोल पूरी तरह रिप्लेस नहीं कर सकता, इस कारण से वो एक लिमिटेशन अपने आप में रहेगा। जहाँ तक दूसरे एमएसएमई की बात आपने करी और इन सारे चीज़ों को, तो हमें दूसरे इंडस्ट्री को भी देखना चाहिए, क्योंकि ये स्पेसिफिक एमएसएमई तो सारे इंडस्ट्री को लेकर के बनता है। आपने स्टील और सीमेंट की बात की, तो स्टील में
जो कोल यूज होता है वो हमारा जो यूजुअली वो इम्पोर्टेड कोल होता है, बिकॉज उसमें जो जिस ग्रेड का क्वालिटी का कोल चाहिए होता है वो जो है इंपोर्ट हम ज़्यादा करते हैं। तो कोल का भी पूरा प्रोडक्शन हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, बट फिर भी हमारा डिपेंडेंसी कुछ एक सेक्टर के लिए स्पेसिफिकली इंपोर्टेड कोल पर क्वालिटी वाइज वो है और ज़्यादा बढ़ेगा इस सिनेरियो में। जहाँ तक दूसरे एमएसएमई इंडस्ट्रीज की बात है, जैसे अगर हम गैस बेस्ड, जहाँ पर गैस की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, जैसे आप ग्लास और सिरेमिक इंडस्ट्री को ले लीजिए, वहाँ पे प्रोडक्शन क्योंकि सप्लाई कम हो रही है इंडस्ट्रियल गैस की, तो कई जगह पर पीतमपुरा, इंदौर, उस जगह पर, या आप देखें कि इन सारी जगहों पे 40 से 50% रिडक्शन ऑफ गैस हुआ है। तो वो एक इम्पैक्ट उनका अलग है। एक तो प्रोडक्शन कम होगा, उसका असर, दूसरा एनर्जी कॉस्ट का असर। ये दोनों चीजें प्रॉफिट मार्जिन पर बहुत स्ट्रेस ला रही हैं। कहीं कहीं प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम हो रहा है और इसका इनडायरेक्ट इम्पैक्ट भी आता है, और इस कारण से यहाँ पे प्रॉब्लम रहेगी। उसी तरह अगर आप फर्टिलाइजर में ले, प्लास्टिक्स में ले, प्लास्टिक और केमिकल्स इंडस्ट्री में, जहाँ जी। पर पॉलीमर के दाम, अगर गुजरात मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन ने जो जारी किया अभी कुछ दिन पहले, 60% पॉलीमर का दाम बढ़ गया है। उसका असर प्लास्टिक्स और केमिकल इंडस्ट्री, पेट्रोकेमिकल जितने भी चीज़ें हैं उस पर ज़्यादा से ज़्यादा पड़ेगी। और इस कारण से आप देखें कि इसका सिर्फ एक जगह इम्पैक्ट नहीं है, कुछ इंडस्ट्रीज में बहुत सीवियर इम्पैक्ट है, कुछ इंडस्ट्री में अभी उतना ज़्यादा नहीं पहुंचा है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली वहाँ पर जरूर असर पड़ेगा कॉस्ट पर, और देयरफॉर कॉस्ट और प्रॉफिट दोनों ही स्ट्रेस में है। बिल्कुल सर। और आपने सिरेमिक सेक्टर की बात करी, वहाँ पर तो मतलब इस तरह की चीज़ें भी देखने को मिली कि बहुत सारे जो कर्मचारी हैं वो अपने गांव भी जाते हुए दिखे, काम बीच में ठप होता हुआ भी दिखा, इस तरह की स्थिति भी देखने को मिली। संदीप सर बताइए सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे, अपना पॉइंट ऐड ऑन करना चाह रहे थे। तो पॉइंट भूल गए, अब आप दूसरे सवाल कीजिए। अच्छा, मैं चलिए आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पे मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ कि चीन के बाद भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा कोयला जो है यहाँ पे उत्पादक देश है। हालांकि उत्पादन तो बढ़ रहा है यहाँ पे, लेकिन जो हाई क्वालिटी वाले जो कुकिंग कोल हैं उनके लिए भारत आज भी कुछ हद तक जो है इम्पोर्ट पर निर्भर है, जिससे कम करने के लिए यहाँ पे घरेलू खाने की जो होते हैं यहाँ पे उसकी नीलामी होती है, तकनीकी तौर पर उसमें सुधार देखने को मिलता है। मेरा सवाल सर यहाँ पे ये है कि घरेलू प्रोडक्शन क्यों नहीं बढ़ पा रहा? भारत इंपोर्ट पर जो निर्भर है, ठीक है बहुत ज़्यादा निर्भर नहीं है, लेकिन निर्भरता अभी भी है, उसको कम कैसे किया जा सकता है? इसके पीछे किस तरह के एफर्ट्स होने चाहिए? देखिए हर्ष जी, समस्या हमारी ये है इस कंट्री में, ये माइंडसेट सभी का, पूरी सोसाइटी का, कि जिस दिन चैलेंज आता है ना उसी दिन हम सोल्यूशन की बात करते हैं, ये माइंडसेट है। तो इसीलिए आज हम यदि डिस्कशन, यदि स्टेट ऑफ हार्मोज चौंकना होता तो आज शायद ये टॉपिक भी ना हमारे पास होता। तो ये इंपॉर्टेंट बात ये है कि यदि नॉर्मल टाइम में हम इस तरीके की बातें कर ले, गवर्नमेंट इस पर फोकस कर ले, और जब क्राइसिस आती है उस समय हम लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन की बात करते हैं, दैट इज नॉट फिजिबल एंड दैट इज नॉट प्रैग्मेटिक। जब क्राइसिस के टाइम सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि थोड़ा सा फॉर द टाइम बीइंग, क्योंकि हम जानते हैं कि इंडिया दुनिया का 3rd लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर कंट्री है, 3rd लार्जेस्ट। आप समझ सकते हैं कि सबसे ज्यादा खपत होने वाला ये कंट्री है दुनिया का। वहां पर आप डाइवर्सिफिकेशन प्लान को ओवरनाइट चाहते हैं, आप अपना इंपोर्ट जो है ओवरनाइट रिड्यूस करना चाहते हैं, राइट? आप स्विच करना है, जैसे अभी हमारे फेलो पैनलिस्ट कि ऑयल से कोल में स्विच करना है, तो उसका भी एक मैकेनिज्म होता है, वो रातों रात नहीं होता। तो प्रॉब्लम ये है इस पूरे माइंडसेट की, हमारे सोशियोलॉजिकल माइंडसेट की, मैं इसको सोशियोलॉजिकल समझाता हूँ कि पूरे सोशियोलॉजिकल सेटअप की बात करता है। सरकार तब काम करती है जब समाज, सोसाइटी का प्रेशर होता है। तो ये प्रॉब्लम ये है कि अचानक हमने क्यों नहीं सोचा अभी तक 75 सालों में कि 2 सबसे बड़ी सिक्योरिटी के पॉइंट कंट्री के, सबसे बड़े, एक होता है आपका एनर्जी सिक्योरिटी, एक होता है आपकी बॉर्डर सिक्योरिटी, जिसे हम ट्रेडिशनल सिक्योरिटी मानते हैं, जिससे जहां हम जीवित है, हम बंकरों में नहीं जा रहे हैं आज के डेट में, वो हमारी सिक्योरिटी है बॉर्डर की। दोनों सिक्योरिटी का जो है ये आउटसोर्सिंग। आप कैसे कहेंगे, आप ये आउटसोर्सिंग कैसे है? आप हमारे जो डिफेंस हम इंपोर्ट करते हैं, कितना है वो? 80 to 85%। ये है डिफेंस इंपोर्ट। अब मेक इन इंडिया हो रहा है, ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन प्लान है,
अब हम और मैन्युफैक्चरिंग हब भी बन रहे हैं, एक्सपोर्ट भी करने लगे। बट सवाल ये है कि 80 to 85% आपकी सिक्योरिटी वहां पर भी अभी है। एनर्जी पर दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट आप क्या है, कंज्यूमर हैं, ठीक है, और अभी भी आपकी 80 to 90%, ये तो क्रिटिकल है, एग्जिस्टेंस का सवाल है, दोनों का एग्जिस्टेंस का। और दोनों मामलों में आप क्या है, आउटसोर्स पर टिके हुए हैं। अब जब आउटसोर्स आप में टिके हुए हैं तो समथिंग इज नॉट इन योर हैंड। ईरान, अमेरिका, ट्रंप क्या बोलेगा, ये मुझे लगता है प्रीमेच्योर है अंडरस्टैंड करना कि हम उसको कंट्रोल करेंगे। हम ईरान को नहीं कंट्रोल कर सकते, हम अमेरिका को कंट्रोल नहीं कर सकते, मिडिल ईस्ट पे कंट्रोल नहीं, हम भारत पर अपनी पॉलिसी पर कंट्रोल कर सकते हैं। तो इंटरनेशनल जो जियोपॉलिटिकल इश्यूज होते हैं वहां पर आप सिर्फ अपनी बातें रख सकते हैं। जो बातें मानने वाला आपकी बात मानता है कि नहीं मानता, ये उस पर डिपेंड करता है। तो मुझे लगता है इस क्रिटिकल दौर में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि थोड़ा पेशेंस रखें, और जो पेन आएगा उस पेन को बियर करने की कैपेसिटी रखें, और आएगा जरूर, इतना तरीका है। अब बस ये है कि उसको थोड़ा सा गवर्नमेंट क्या कर रही है कि फेज आउट करे, धीरे धीरे शिफ्ट भी हो रहा है। हम ये भी कर रहे हैं कि जो हमारा डाइवर्सिफिकेशन प्लान पॉलिसी लेवल पर भी काम हो रहा है, ठीक है। बट लॉन्ग टर्म के लिए मैं तो हमेशा यही कहता हूं कि लॉन्ग टर्म के लिए आप न्यूक्लियर एनर्जी पर बात कीजिए, आप सोलर पर। आपको एक सेकंड की मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। हमने पूरी भारत में क्या किया, सबको वो दिया, एलपीजी गैस दिया, कहा कि आप हर घर में सिलेंडर पहुंचा दिया। तो जो रूरल इंडिया थी तो अच्छा लगा कि ओके ठीक है, पॉल्यूशन कम हो गया, बहुत अच्छा, हम एक अर्बनाइजेशन हो गया, इट इज ऑल ओके इन टर्म्स ऑफ द हेल्थ पॉइंट ऑफ। लेकिन इसका भी जो सोर्स है वो क्या है, तो एलपीजी है, गैस है। क्यों नहीं हमने इसको सोलर पर, रिन्यूएबल एनर्जी पर ट्रांसफर किया? आप समझिए, यदि वो अभी रिन्यूएबल एनर्जी पर होता तो मुझे लगता है कि शायद इतना जो था पैनिक सिचुएशन ना थी। लेकिन अब रातों रात आप नहीं कर सकते, फिर मैंने कहा कि रातों रात नहीं कर सकते। तो इस सब का गवर्नमेंट के पास भी ओवरनाइट सॉल्यूशन नहीं होते हैं, ये हमें समझना पड़ेगा। गवर्नमेंट भी फेज आउट ही वर्क करती है, मैंने हमेशा बताया। एक लास्ट पॉइंट बोलने दीजिए, नहीं फिर भूल जाएगा मुझे। 2021 में ग्लासगो समिट में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 500 गीगावाट हम जनरेशन करेंगे, किससे? रिन्यूएबल एनर्जी से। अभी हमारा 185 है, गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन दैट। तो माय डियर फ्रेंड, मुझे लगता है कि अभी समय लगेगा थोड़ा सा। दुनिया में जो अपहीबल से उठा पटक है उसका प्रभाव होगा, ये मेंटली हमें मानकर बैठना पड़ेगा। ठीक है सर, तो ये आपने क्लैरिटी दी कि भाई इसका प्रभाव अभी और गहरा होता हुआ दिखेगा, इम्पैक्ट जो है वो बढ़ता हुआ दिखेगा। यहाँ पे सुरेंद्र तिवारी जी, बहुत ही शॉर्ट में आंसर चाहूँगा, समय कम है मेरे पास। और ये बताइए सर, जिस तरीके से कोयले की जो प्राइस है वो बढ़े हैं, ऐसे में सेक्टर को कितना बड़ा सेटबैक है, कैसे में किस तरीके से जो प्राइसिंग स्ट्रेटजी है वो अपनानी चाहिए, क्या करना चाहिए यहाँ पर? कुछ बचने का कोई तरीका है यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पर जो हमारे जो दूसरे पैनलिस्ट हैं उन्होंने तो साफ तौर पे कहा है कि भाई जो इस तरह की स्थितियां हैं वो खराब होती हुई दिख सकती हैं आने वाले दिनों में। संदीप जी का कहना है। मैं जहाँ तक कॉस्ट को और इसको, क्योंकि एमएसएमई सेक्टर लार्ज कॉर्पोरेट्स की तरह नहीं है, उसके पास शॉक एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कम है। आज अगर कॉस्ट बढ़ता है तो प्राइस हम बढ़ा देंगे और वो मार्केट एक्सेप्ट कर लेगा, ऐसा भी नहीं है। हाँ। तो तेरी मार से जो तीन तरफ से वो घिरा हुआ है एमएसएमई सेक्टर, उससे परेशान है। नंबर 1, एनर्जी सप्लाई कम हो रही है, उससे प्रोडक्शन ठप हो रहा है। 25%, 40% अगर प्रोडक्शन बंद है तो आप समझ सकते हैं कि उसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट इम्पैक्ट क्या होगा उस कंपनी के ऊपर। सेकेंड, उसका कॉस्ट बढ़ रहा है। अगर एनर्जी कॉस्ट गैस 100% से बढ़ गया, कोयला 10-15% से बढ़ गया, कुछ भी अगर बढ़ रहा है, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ रहा है, रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ रहा है, तो इसका असर अगेन प्रॉफिट मार्जिन बहुत रिड्यूस होगा, 50 से 60% तक उसका असर रहेगा। तीसरा है, अगर आप देखें कि कॉस्ट तो तुरंत बढ़ जाता है लेकिन प्राइस बढ़ने में समय लगता है, और इस कारण से वर्किंग कैपिटल बहुत ज्यादा मार खा जाता है, आपको तुरंत पैसे की जरूरत पड़ती है, कैश फ्लो आपका स्ट्रेन में आ जाता है। तो मेरे हिसाब से आज ऑलरेडी कई सेक्टर्स इन तिहरी मार से बहुत बुरी तरीके से जूझ रहे हैं। हाँ, अगर ये लंबा चला तो सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। थैंक यू सो मच आप दोनों का सर।
बहुत कीमती समय आपने दिया, हमारे दर्शकों को लाभान्वित किया अपनी जानकारी से। संदीप सर आपका भी, सुरेंद्र सर आपका भी थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के थैंक यू वेरी मच हर्ष जी, थैंक्स अ लॉट। लिए। थैंक यू सर। तो ये ओवरऑल शो था एमएसएमई जो डायरी है। कोशिश की गई आज कोल सेक्टर को ना सिर्फ छूते हुए निकलने की, बल्कि और भी जो पूरे सेक्टर है इसका यूथ पे किस तरीके का इम्पैक्ट पड़ेगा, कितनी गहरी चोट है, तमाम चीज़ों को समझने की कोशिश की। फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद।